स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एफएसटी का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है एफएसटी टेस्ट नंबर 15। आई होप आप सभी का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पेपर डिस्कशन को, जिसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हैं यानी कि 51 से 75 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ और नेक्स्ट आगे के यानी कि 76 से 100 तक के पेपर का डिस्कशन आपको उपेंद्र सर करवाएंगे। ठीक है, तो अपना पेपर डिस्कशन स्टार्ट किया जाए मिशन नीट 2025 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सब का मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के तहत आगे बढ़ते हैं अपने पेपर डिस्कशन के पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़िए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ो। देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस अत्यधिक ध्रुवता रखती है। यानी कि आपको चार ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनमें सभी नोबल गैसेज हैं, अक्रिय गैसेज हैं, और पूछा गया इनमें से कौन होगी जो सबसे अधिक ध्रुवता रखेगी, सबसे अधिक पोलर होगी। तो अगर हम पोलैरिटी की बात, ध्रुवता की बात करते हैं तो आकार को यहाँ पर हम एक पैरामीटर मानते हैं। तो आकार जितना ज़्यादा होगा ध्रुवता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर। तो अब बता दो, बहुत आसान है। आकार और ध्रुवता में अगर हम संबंध देख रहे हैं तो इस हिसाब से आकार क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, जेनॉन का। किसका ज्यादा हो जाएगा, जेनॉन का। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या होता है, इसका संयोजकता कोश बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा आकार में है तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो नाभिक से बहुत दूर होंगे, तो वहां पर ध्रुवता ज्यादा पॉसिबिलिटी रख सकती है। ठीक है, तो इस कारण क्या होगा, अक्रिय गैस जेनॉन की सबसे अत्यधिक ध्रुवता होगी। ठीक है, समझ में आया सभी को। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हैलोजन अम्ल बनाने के लिए निम्न में से किस अभिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अभिक्रियाएं दे रखी और बोला गया है उन अभिक्रियाओं से हम कौन सी ऐसी अभिक्रिया हैं जिनसे क्या बना सकते हैं, हैलोजन अम्ल बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट अभिक्रिया को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ KBr सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया कर रहा है और K2SO4 और HBr बना रहा है। अच्छा, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसके 3-4 प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि ये क्या करता है, एक ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है। ठीक है, और क्या करता है, जल को सोखने का कार्य करता है, ये भी हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर और कौन से ऑक्सीकरण का गुण यहाँ पर जो होगा वो लगेगा। अब देखो, यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में ही ये जो बनेगा ये अनस्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि H2SO4 इसको ऑक्सीकृत करके Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, Br2 बनेगा लास्ट में। तो यही रिएक्शन है जो पॉसिबल नहीं होगी, बाकी सारी यहाँ पर पॉसिबल होंगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो HBr ऑक्सीकृत हो जाएगा और क्या बना लेगा, Br2 बना लेगा। ठीक है, Br2 बना लेगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेकेंड वन में अगर बात करोगे तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो जाएगी। सेम यही सिनेरियो यहाँ पर भी होगा और लास्ट वाले में भी सेम सिनेरियो फॉलो होगा। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर। चलो, और ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये प्रायोगिक केमिस्ट्री से है, प्रायोगिक। ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, प्रायोगिक रसायन का है। क्लियर। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा, कह रहा था कि हैलोजन अम्ल बनाने के लिए निम्न में से किस अभिक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका नहीं कर सकते हैं, बाकी सबका कर सकते हैं। तो आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा, B, C एंड D। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 53 नंबर का क्वेश्चन, +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले ये जो हमें तत्व दे रखे हैं कि आयनिक त्रिज्या का सही क्रम क्या होगा। तो आपको इनकी आयनिक त्रिज्या का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो लेंथेनाइड, अगर हम यहाँ पर ये देखें लेंथेनम से स्टार्ट करें, ठीक, तो लेंथेनम की ऑक्सीकरण क्षमता जो होगी वो क्या हो जाएगी। अगर हम आवर्त में देखें तो आवर्त में क्या होता है, लेंथेनम की सबसे ज़्यादा, ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये कम होती जाती है। लेंथेनम से क्या होगा, लेंथेनम से स्टार्ट होगा और ल्यूटीशियम तक। ठीक, तो यहाँ पर लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक क्या हो जाएगी,
सबसे ज्यादा लेंथेनम की होगी, लेकिन ल्यूटीशियम की सबसे कम हो जाएगी आयनिक त्रिज्या। क्यों हो जाएगी, रीजन क्या है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, लेंथेनम की होनी चाहिए। तो कौन सी पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, कौन सी पॉसिबिलिटी आपको इन 4 ऑप्शन में दिख रही है, जल्दी से बताओ फटाफट। अच्छा, रीजन आपको समझ में आया क्यों है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। इस लेंथेनाइड संकुचन के कारण आयनिक आकार क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लेंथेनम और सबसे कम यहाँ पर ल्यूटीशियम। तो इस हिसाब से ल्यूटीशियम सबसे कम होना चाहिए, यानी कि सबसे पीछे, तो यही ऑप्शन है। बाकी लेंथेनम 2 चीज़ों में है, तो 2 चीज़ों में है, तो यहाँ से हम 2 ऑप्शन को इनको हटा देते हैं, ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन हम ल्यूटीशियम को देखते हैं तो सिर्फ यही ऑप्शन है जो हमें करेक्ट आंसर की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। तो 4th ऑप्शन का यहाँ पर सीरीज क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगा लेंथेनम और सबसे कम हो जाएगा ल्यूटीशियम। लिख चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है, क्लियर। चलो तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 4th वन इज राइट ऑप्शन। 54 जो क्वेश्चन है ये कथन लिखा है, ठीक है। 2 कथन दे रखे हैं 54 क्वेश्चन में, 2 कथन दे रखे हैं। एक कथन कह रहा है, यहाँ पर कथन फर्स्ट है, ये कह रहा है आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों ही वाष्पशील हैं, उन्हें भाप आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम इसे देखें, एक बार ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाओ और एक बार पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाओ, ठीक। ऑर्थो की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम ऑर्थो की बात करें तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखो इस तरह से आप बना लेना, ठीक। तो ये क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, क्लियर है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक, सभी को पता है, जिसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वाष्पशीलता बढ़ जाएगी, ठीक है, वाष्पशीलता बढ़ जाएगी। सेम यही चीज पैरा नाइट्रोफिनॉल के लिए देखोगे तो ये नाइट्रो कहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, पैरा के कंडीशन में यहाँ जुड़ जाएगा। तो जब ये यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर होगा आपकी इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि अंतर आणविक, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा, जिससे वाष्पशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें ये पता चलता है कि दोनों में वाष्पशीलता क्या हो रही है, एक में कम हो रही है, एक में ज़्यादा हो रही है। तो दोनों को हम भाप आसवन से तो यहाँ पर अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दोनों को ही भाप आसवन से अलग नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, ठीक, पहला क्या हो गया है, गलत हो गया है, ठीक, समझ में आया। सेकंड नंबर का कथन क्या कह रहा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण। अच्छा देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है इसमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसकी वजह से, अब देखो आगे बढ़ेंगे अगर, तो ये क्या कह रहा है, जिसकी वजह से ये कम वाष्पशील है, नहीं, जिसकी वजह से ये ज्यादा वाष्पशील हो जाता है, ठीक। तो ये कथन तो यहाँ पर गलत होता दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो गया ना। जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो वोलेटिलिटी यानी कि वाष्पशीलता क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। अब वो जब ज्यादा हो गई है तो यहाँ पर यही सेंटेंस इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर ये सेंटेंस गलत साबित हो जाता है। लेकिन आगे पढ़े, अगर हम लोग आगे पढ़कर देखो क्या लिखा है, कह रहा है जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण अधिक वाष्पशील होता है। देखो दोनों में इसने हाइड्रोजन बंध तो सही बताया है, लेकिन वाष्पशीलता का गुण जो है वो कम बता दिया है, गलत बता दिया, उल्टा बता दिया है कह सकते हैं। तो इस वजह से ये कथन भी गलत साबित होता है, ठीक है, ये कथन भी गलत साबित होगा। यहाँ पर वाष्पशीलता कम हो जाएगी और यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक, ऑर्थो में ज़्यादा हो जाएगी, पैरा में कम हो जाएगी, तो ये भी गलत हो गया है। तो कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन 1 ही हमें आंसर मिल गया है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत होंगे, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, पहला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 नंबर हो गया है 55 नंबर का क्वेश्चन।
55 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन संकर यौगिक जो है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु का EAN नियम को नहीं मानता है। यानी कि यहाँ पर जो भी आपको संकर यौगिक ये दे रखे हैं इनमें केंद्रीय धातु परमाणु EAN नियम को नहीं मानते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारे ही एक आवर्त के हैं। कौन से आवर्त के हैं, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो चौथे आवर्त के हैं। ठीक है, चौथे आवर्त की नियरेस्ट जो हमारी अक्रिय गैस होती है वो कौन होती है, क्रिप्टॉन होती है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 36। अगर ये इनमें से किसी एक का मतलब कोई एक जो है ये फॉलो कर रहा है या जो फॉलो नहीं कर रहा है वही हमारा क्या होगा, EAN नियम को नहीं मानेगा। तो देख लो भाई, इसे यहाँ से कैलकुलेट कर लो, जो इस नियम को नहीं मान रहा होगा यानी कि जो क्रिप्टॉन को नहीं बना रहा होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त नहीं कर रहा होगा, वही EAN नियम को फॉलो नहीं कर रहा होगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, इस हिसाब से बताओ जल्दी से। चौथे आवर्त के हैं तो इनमें सबसे पहले अगर आप देखो, सबसे पहले अगर हम निकिल का देखें, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कमेंट करो जल्दी से। 28 होता है। ठीक है, 28 होता है। इसकी समन्वय संख्या यहाँ पर जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 8 8 16, 6 और 36, यानी कि ये तो नियम को फॉलो करेगा। ठीक, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। आयरन का कितना होता है, 26। ठीक, अब देखो इसकी समन्वय संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये भी कितना हो गया, 36। इट मीन्स ये भी फॉलो कर रहा है ये नियम को। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। ठीक, और इसकी समन्वय संख्या क्या हो गई यहाँ पर, 12। तो ये कितना हो गया, 24 10 34 और 2 36, यानी कि ये भी मान रहा है। तो बचा कौन, लास्ट ऑप्शन। इट मीन्स यही हमारा आंसर है। इसको एक बार चेक भी कर लेंगे, फोर्थ ऑप्शन ही राइट होगा। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 25 होता है ना, 25 होता है। इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये 35, यानी कि यही है जो हमारे EAN नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो हमारी अक्रिय गैस है उसके नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। ये कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किसका द्वितीय उच्चतम आयनीकरण एंथैल्पी होने की उम्मीद है। यानी कि ये कह रहा है कुछ तत्व दे रखे हैं किसकी द्वितीय आयनीन उच्चतम ऊर्जा जो होती है, यानी कि द्वितीय उच्चतम आयनीन एंथैल्पी होने की उम्मीद है। तो उच्चतम बताना है आपको। यहाँ पर वैनडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन दे रखा है। अच्छा, ये सब सेम आवर्त के हैं। ठीक है, अगर आप देखो इसमें, अगर आप यहाँ पर, ठीक ये है ना, अभी इनका परमाणु क्रमांक पढ़ कर आए हो, ये है। अब देखो अगर इन्हें आप सही ढंग से लगाओगे, ठीक है, इनकी द्वितीय उच्चतम ऊर्जा के एंथैल्पी के क्रम में, तो यहाँ पर जो क्रम आएगा वेनेडियम की सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा जो होगी वो किसकी होगी, हमारी क्रोमियम। ठीक है, किसकी होगी, क्रोमियम की होगी। क्लियर। तो यहाँ पर आयरन, पहले मैग्नीज फिर आयरन हो जाएगा, यानी कि आयरन आ जाएगा यहाँ पर, फिर आ जाएगा मैग्नीज। ठीक, वेनेडियम को तो अगर सबसे कम पूछता तो वेनेडियम, सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो क्रोमियम। द्वितीय आयनन एंथैल्पी है ये, द्वितीय उच्चतम आयनन एंथैल्पी का क्रम है। ठीक है, तो ये क्रम नोट डाउन कर लो फटाफट जल्दी से। तो निम्नलिखित तत्वों में से किसकी द्वितीय उच्चतम आयनीकरण एंथैल्पी है, क्रोमियम की। ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को बढ़ते हुए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर संकर आयन कुछ दे रखे हैं और आपको बताना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें ज़्यादा है। ठीक, उसी क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। सबसे ज़्यादा ढूंढो सबसे पहले तो। अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन से हम बात करें, ठीक है, पहले ऑप्शन में बात करें तो इसका कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, D6 और D7S2 क्या बन जाएगा इसका, ध्यान से देखो। फर्स्ट वाले का क्या बनेगा यहाँ पर, D7S2, यही तो बनेगा। बताओ जल्दी से फटाफट क्या बनेगा,
D6S2 है ना, D6S2 बनेगा, हाँ D6S2। ठीक, तो यहाँ पर इसका कन्फिग्रेशन बनाओ, देखो क्या हो जाएगा। छः है तो यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएंगे 4। ठीक, इसी तरह सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में कितने हो जाएंगे, सेकंड वाले में देखोगे तो यहाँ पर 0 मिलेंगे आपको। ठीक, सेकंड वाले में 0 मिलेंगे और यहाँ पर आपको 5 मिल जाएंगे, यहाँ पर 5 मिल जाएंगे। सेम यही अगर आप सिनेरियो देखोगे तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको यहाँ पर 5 मिल जाएंगे। ठीक है, इस वाले में 5 मिल जाएंगे। ठीक, क्लियर। तो सबसे ज़्यादा अगर हम क्रम देखें, हमें क्रम जो दिख रहा है वो 4th वन है, फिर क्या है 1st वन है। ठीक, 4th और 1st कहीं दिख रहा है आपको, 4th और 1st हमें 2nd और 4th ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो अगर लास्ट वाले में, ठीक 1st, इसमें यहाँ पर हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 ही मिलेगा, तो 4th हो गया, 1st हो गया, फिर आ गया 3rd और फिर क्या आ गया 2nd, ये क्रम बन रहा होगा। तो 4th 1st 3rd 2nd, 4th 1st 3rd 2nd, यानी कि 2nd ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2nd ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर आप कन्फिग्रेशन बनाओगे सबके, तो आपको यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी और आप इस हिसाब से बाकी सबको काउंट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक की चीज़ें सभी को समझ में आ गई। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 58 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किस आयन के रंग यानी कि कलर की बात हो रही है डी संक्रमण के कारण है। डी संक्रमण के कारण यहाँ पर रंग बोला गया है। तो डी संक्रमण में हमें मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 9 होने चाहिए। ठीक, मिनिमम 1 मैक्सिमम 9। तो अब देख लो सबका आप एक एक का, यहाँ पर किसमें हमें 9 या मिनिमम 1 मिल रहे हैं। ठीक, तो डी में कम से कम 1 या 9 होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो फर्स्ट वाले में देखोगे तो यहाँ पर D10 बन रहा है। ठीक, ये नहीं, बाकी कॉपर का बताओ, कॉपर में क्या, ये भी सेम फॉलो कर रहा होगा D10। ठीक, कोबाल्ट की अगर बात करोगे तो कोबाल्ट जो है वो D7S2 बना रहा होगा ना। कोबाल्ट क्या बना रहा होगा, अभी अभी आपने देखा, ये बना रहा होगा D7S2। ठीक, तो यानी कि ये 9 बना रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर भी होगा। स्कैंडियम की अगर बात करोगे तो स्कैंडियम में तो कुछ होगा ही नहीं, D0 होगा। ठीक, तो यहाँ पर 3rd वन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें सभी को समझ में आई। तो 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। जो आयन है कोबाल्ट 2+ आयन है, वो हमारा रंग डी संक्रमण के कारण होगा। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, प्रोपेनॉल 1 को प्रोपीन की किससे अभिक्रिया कराने पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आपको प्राप्त क्या करना है, प्रोपेनॉल 1 किससे प्राप्त करना है, प्रोपीन से। और किससे अभिक्रिया कराएं, जो प्रोपीन हमें प्रोपेनॉल 1 दे दे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्राप्त क्या करना है, देखो प्रोपीन से अभिक्रिया, तो यहाँ पर CH3 और प्रोपीन है ना सबसे पहले, तो CH3 CH। ठीक, प्रोपीन की बात हो रही है और हमें प्राप्त करना है क्या, 1 ऑल, प्रोपेनॉल 1 ऑल। ठीक, अब देखो फर्स्ट वाले में अगर हम देखेंगे, फर्स्ट वाले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ नियम लग रहा होगा। ठीक, मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा, ये बंद टूटेगा, तो आप सभी को पता है जहाँ पर कम होगा वहाँ जुड़ेगा। तो जब यहाँ ये जुड़ेगा OH- तो ये प्रोपेनॉल 1 ऑल तो होगा नहीं, है ना, इसीलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलें तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। अब एंटी मार्कोनिकॉफ में H+ और OH- की अगर बात करें तो ये यहाँ जुड़ जाएगा और H+ यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका प्रोपेनॉल 1 यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। ठीक, तो H+ कहाँ जुड़ेगा, H+ यहाँ जुड़ जाएगा, ये बंद टूटेगा, और OH यहाँ जुड़ जाएगा, तो 1 प्रोपेनॉल आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, समझ में आया, ये इतना क्लियर हुआ सभी को। तो सेकंड ऑप्शन से ये हमें आंसर मिल गया है, तो बाकी चेक नहीं करना है। ठीक, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ मार्कोनिकॉफ गलत हो जाएगा, यानी कि मार्कोनिकॉफ नियम से हमें वो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो नहीं मिल रहा होगा, सेकेंड ऑप्शन से हमें मिल रहा होगा। ठीक है, क्लियर।
आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, पढ़ो। 59 हो गया, 60 नंबर का क्वेश्चन कथन और कारण का। ये कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। कथन ए क्या कह रहा है, पढ़ो। कथन ए कह रहा है सुक्रोज एक डाइसैकेराइड और एक अनअपचायक शर्करा है। ठीक है, अब देखो जो हमारी डाइसैकेराइड होते हैं और जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो सारे ही कैसे होते हैं, अपचायक शर्करा होते हैं, लेकिन सुक्रोज को छोड़कर। ठीक है, सुक्रोज को छोड़कर। तो यहाँ पर जो हमारा कारण है वो तो सही है कि सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है, बिल्कुल सही बात है, और ये एक अनअपचायक शर्करा है। अभी अभी मैंने एक सेंटेंस बोला कि जो हमारे मोनो डाइसैकेराइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अपचायक प्रकृति के होते हैं, लेकिन सुक्रोज को छोड़ दें तो वो अनअपचायक प्रकृति का होता है। तो ये कथन तो सही है। अब इसका कारण क्या कह रहा है, कारण इसका बोल रहा है कि ये जो चीजें हो रही है ना वो सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज के C1 और बीटा डी फ्रक्टोज के C2 के बीच ग्लाइकोसिडिक बंधन के कारण होता है। तो ग्लाइकोसिडिक बंधन के कारण ऐसा हो रहा है कि वो नॉन रिड्यूसिंग यानी कि एक अनअपचायक शर्करा के भांति व्यवहार करती है या तरह व्यवहार करती है। ठीक है, समझ में आया। तो यानी कि ये दोनों ही चीजें सही हैं और ये दोनों ही चीजें एक दूसरे का जो आर है, कथन का जो आर है यानी कि कारण है, वो सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रहा है। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, सही तो दोनों है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए और आर सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, यानी कि 60 का 4 नंबर का आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक की चीजें समझ आई सभी को। चलो नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस और बचे हैं, जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले 61 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, जल्दी से देखो। 61 बहुत आसान सा क्वेश्चन है और यह अभिक्रिया पूछी भी जाती है, ये अभिक्रिया आपकी पूछी भी आती है और एनसीईआरटी में ये अभिक्रिया दे भी रखी है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपको अभिक्रिया दे रखी है। आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, इसका आंसर बताओ। देखो ये कह रहा है कि यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है और यहाँ पर मीथेन और Na2CO3 हमें सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है। अब ये कह रहा है इस अभिक्रिया को कहते क्या है। देखो इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, क्या बन रहा है, यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन होती है, हमें मीथेन प्राप्त हो जाता है। ठीक, और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब देखो इस अभिक्रिया में कुछ इस तरह से ये पार्ट निकल जाता है। ठीक, ये पार्ट निकल गया और इसने बना लिया सोडियम कार्बोनेट और बचा हुआ पार्ट यानी कि CH4 मीथेन। इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। ठीक, तो यानी कि फोर्थ वन इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर COONA और ये NaO निकल गया, बना क्या लिया, Na2CO3। ठीक है, और बचा हुआ मीथेन। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई अभिक्रिया में गलत उत्पाद कौन है। तो एक एक अभिक्रिया को स्टडी करो। देखो सबसे पहली रिएक्शन में हमारे पास बंध तोड़ने की दो प्रकृति है। सबसे पहले देखो यहाँ ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, यानी कि एक जाकर इधर कहीं H जुड़ेगा और I जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो ये बंध टूटे या तो ये बंध टूटे। अब हम डिपेंड करता है कि स्टेबल कार्ब धनायन कहाँ पर होगा, तो इस हिसाब से हम इस वाले बंध को तोड़ देंगे। ठीक है, कौन सा बंध यहाँ पर टूट जाएगा, ये बंध ब्रेक हो जाएगा। अब जब ये बंध ब्रेक होगा तो यहाँ पर I जुड़ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो सही है, सही उत्पाद बन रहा है यानी कि CH2I और यहाँ पर OH, तो ये रिएक्शन तो सही है। पूछा क्या गया, गलत पूछा गया है। ठीक, सेकेंड की बात करें, अगर हम सेकेंड वाले की बात करें, ये भी सेम इसी तरह है। यहाँ पर HBr से हो रहा है प्लस, ये माइनस। ठीक, तो यहाँ पर अगर चीज़ें देखोगे तो क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी चीज़ें हो रही होंगी। बंध या तो यहाँ से टूटेगा या तो यहाँ से टूटेगा। ठीक, तो बंध टूटेगा यहाँ से और बन जाएगा CH3Br और यहाँ OH के पास क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। ठीक, क्लियर। तो ये भी सही है, सही उत्पाद दे रहा है।
थर्ड वाले की अगर बात करो तो थर्ड भी सेम ही होगी, यहाँ पर बंध टूटेगा, ठीक, और यहाँ जाकर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर Br जुड़ जाएगा। SN2 अभिक्रिया को अगर हम फॉलो करेंगे, ठीक। अब देखो फोर्थ वन अगर आप देखोगे तो यही हमारा सही उत्तर होगा, ठीक। फोर्थ वन में भी सेम सिनेरियो बनेगा, ठीक, बंध टूटेगा, लेकिन यहाँ पर CH2I और OH ये उत्पाद हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फोर्थ ही हमारा सही उत्तर है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो 62 का फोर्थ नंबर का आंसर सबसे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो क्लियर। नेक्स्ट 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लिथियम, सोडियम, बोरॉन, बेरिलियम में सर्वोच्च धात्विक त्रिज्या किसकी है, यानी कि सबसे ज्यादा धात्विक त्रिज्या। अगर हम देखें तो ये इनडायरेक्टली आकार की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आकार की बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखो लिथियम आवर्त सारणी में किधर है, फिर उसके बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, ठीक, और सोडियम यहाँ कहीं आता है। तो आप सभी को पता है यहाँ पर इस तरह से जाने पर आकार कम होता है, धात्विक त्रिज्या भी कम होती है क्योंकि अधात्विकता बढ़ती है, ठीक। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आकार बढ़ रहा होता है, तो इट मीन सबसे ज्यादा सर्वोच्च धात्विक त्रिज्या किसकी हो जाएगी, सोडियम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, सोडियम की हो जाएगी। तो ये आंसर तो यहाँ पर राइट हो गया, ठीक है। कितनी होती है, एनसीईआरटी में इसका मान भी आपको दे रखा है। सोडियम की जो धात्विक त्रिज्या होती है वो लमसम 186 पिकोमीटर होती है, तो सर्वोच्च धात्विक त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। 63 का दूसरा वाला आंसर यहाँ पर सत्य होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसे नोट डाउन कर लो फटाफट, जल्दी से नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्रम दिया गया है जिसमें Z को पहचानना है। एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें आपको Z को यानी कि ये बताना है कि क्या बनेगा। तो यहाँ पर टाइलिन की अभिक्रिया हो रही है। टाइलिन की अभिक्रिया अगर आप कराओगे यानी कि यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक। ये कर रहा है किसके साथ अभिक्रिया, KMnO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये बनाता है एसिड। क्या बनाता है ये, यहाँ पर एसिड बना देगा, ठीक। ये एसिड में KMnO4 क्या करेगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Y, जो X उत्पाद है वो ये मिल जाएगा, ठीक। X समझ में आया आपको, क्या मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर यही अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ हो रही है, SOCl2 के साथ हो रही है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा COCl के साथ हो रही है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा SOCl2 के साथ हो रही है, तो यहाँ पर आपको COCl मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, Y हो गया। ये आपको मिला है X, ये मिला है Y। अब देखो Z पूछा जा रहा है, ठीक। COCl समझ में आया, मिल गया। अगर उसे आप लिखना चाहते हो इस तरह से तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक। फिर अब Y के बाद यही अभिक्रिया हो रही है H2 और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर Z जो बनेगा वो क्या बनेगा, अब ये कन्वर्ट कर देगा इसको एल्डिहाइड में। ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा देखो ऑप्शन क्या है हमारे, एक बेंजोइक अम्ल है, एक सैलिसिलिक अम्ल है, तो ये दोनों तो काट दो। अब कंपटीशन किसके बीच बचा, एल्डिहाइड्स में, तो ये बेंजल्डिहाइड और सैलिसिलिहाइड, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, देखो यहाँ पर उत्पाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका उत्पाद जो बनेगा वो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, यानी कि ये Z हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो अभिक्रिया का क्रम आपको समझ में आया। सबसे पहले टाइलिन ने KMnO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करी, तो इसने क्या बनाया, एसिड बनाया, ठीक। अम्ल में क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया। फिर उसके बाद एसिड क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया हुई तो ये COCl बना दिया, Y मिल गया। अब इसी Y ने हाइड्रोजनीकरण पैलेडियम की उपस्थिति में किया, BSO4 की उपस्थिति में, तो बना दिया बेंजल्डिहाइड। यही हमारा सही क्रम होगा Z को पहचानने के लिए। तो Z क्या हो गया यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड हो गया। समझ आया इतना सभी को, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 65 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो। 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन है,
ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। जल्दी से बताओ 65 क्या कह रहा है, अनंत तनुता पर सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम एसिटेट का जो तुल्यांकी चालकता है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रमशः कितनी है, 223.46, दूसरे की क्या है 657.28 और तीसरे की है 48 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इक्विवेलेंट -1। अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की तुल्यांक की चालकता क्या होगी, तो आपको यहाँ पर जस्ट कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पर क्या करोगे, 48 दे रखी है, ठीक, किसकी दे रखी है, आपको सोडियम एसिटेट की दे रखी है, क्लियर। प्लस करो यहाँ पर, किसकी प्लस करोगे आप, किसके साथ, यहाँ पर सेकेंड वाले की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाले के साथ, यानी कि 657.28, माइनस कर दो किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ 223.46। बस इसे हल कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप इसे हल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा लमसम 481.82 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट, ठीक। तो यही आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो फटाफट। 448.0 प्लस 657.28 और माइनस कर दो 223.46 से, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखो 481 कहाँ पर है, ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66, ये कह रहा है नाइट्रोजन की जल्डोल विधि द्वारा आंकलन में CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट क्या कार्य करता है। जब हम नाइट्रोजन की जल्डोल विधि से आकलन करते हैं, नाइट्रोजन की जो विधि है जल्डोल विधि, ड्यूमा विधि आपने पढ़ी है, तो पूछ रहा है जल्डोल विधि द्वारा जब हम आकलन करते हैं तो कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं ना, तो वो किस चीज के कार्य में वहां पर यूज किया जाता है, तो वहां पर वो उत्प्रेरक की भांति प्रयोग किया जाता है। किसकी भांति प्रयोग किया जाता है, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के भांति प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये याद रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछा जाता है कभी कभी, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्प्रेरक, ठीक है। चलो नेक्स्ट 67 नंबर का क्वेश्चन, 67 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट दे रखा है, पूछ रहा है इस यौगिक में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। तो आप सभी को पता है, बहुत फेमस है ये यौगिक K2Cr2O7। अगर आपको काउंट करना है तो आप कर भी सकते हो, 2 इंटू इसकी हो गई +1 प्लस इसकी x मान ली, ठीक, इसकी +1 इसकी -2, यहाँ पर 2 इसकी x मान ली प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल्स टू 0। हल कर लो इसे, तो ये आ गया 2, 2x आ गया, ये आ गया माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये बन गया 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू 12, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू प्लस का 6। तो प्लस का 6 यहाँ पर राइट आंसर हो गया, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए, ठीक है। समझ आया, इतना क्लियर है। तो प्लस का 6 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, डन। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसकी वाष्पशीलता सबसे कम होगी। तो सबसे कम वाष्पशीलता जो होगी वो किसकी होगी, H2O की होगी, हाइड्रोजन बंध के कारण। तो यही हमारा राइट आंसर है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो सबसे कम होगी H2O की, ठीक, याद रखना। अगर इसके क्रम की बात आप करोगे तो H2O की सबसे कम होगी, फिर होगी H2Te की, फिर होगी यहाँ पर H2Sc की, फिर होगी H2S की, ठीक है। ये क्रम होगा। तो क्रम लिखना चाहते हो तो आप क्रम भी लिख सकते हो, अगर ज़्यादा पूछता तो H2S, ठीक। यहाँ पर वाष्पशीलता सबसे कम होगी वाटर की, कब, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में गलनांक का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर जो गलनांक का सही क्रम होगा वो किसका होगा। देखो अमोनिया की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा होगा, क्यों, हाइड्रोजन बंध के कारण। तो अमोनिया यहाँ पर जो क्रम होगा वो सबसे ज़्यादा अमोनिया का होगा। फिर आ जाएगा आपका Sb का, तो यहाँ Sb का बना लो। फिर आ जाएगा आपका आर्सेनिक और सबसे कम होगा फॉस्फीन, ठीक।
ये सही क्रम होगा। अब इस क्रम को मैच कर लो, यहाँ पर ये सारे ही एक समूह के हैं। अगर आप मैच करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन, अमोनिया का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इन 4 ऑप्शन में से इस 4th ऑप्शन में ही अमोनिया का सबसे ज़्यादा है, तो 4th ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो 3 कथन दे रखे हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। ए कह रहा है जैसे जैसे हम SO2 से TeO2, ठीक है, टेल्यूरियम की तरफ, टेल्यूरियम के ऑक्साइड की तरफ जाते हैं तो अपचायक गुण क्या होता है, कम होता जाता है, जो कि सही चीज़ है। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड से नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है, टेल्यूरियम की ओर जा रहे हैं, तो वहां पर अपचायक गुण क्या होने लगता है, धीरे धीरे घटने लगता है, कम होने लगता है। सेकंड कह रहा है डाइऑक्सीजन की संयोजकता कोश में सभी कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, सभी में युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। सी क्या कह रहा है, डाइऑक्सीजन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के प्रतिबंधी आणविक कक्षकों में रहते हैं, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारे जो कथन है वो ए और सी सही हैं। यहाँ पर कह रहा है ए और सी, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। डन। नेक्स्ट 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक यौगिक दे रखा है, इसका IUPAC नाम लिखो। अब इस यौगिक में जब आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो यहाँ से करोगे 1 2 और यहाँ 3, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 4 और 5। ठीक, ये नंबरिंग आप कर रहे हो। अब ये नंबरिंग करो फटाफट, देखो क्या हो जाएगा। नंबरिंग के अकॉर्डिंग नाम रख लो इसका। ठीक, नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप इसका नाम रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 पर क्या लगा है, 3 पर मैथिल लगा है। ठीक है, 2 पर क्या है, 2 पर एथिल लगा हुआ है, तो 2 पर क्या लगा हुआ है, एथिल लगा है। अल्फ़ाबेटिक रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे तो एथिल पहले आ जाएगा। ठीक, क्लियर। 2 पर एथिल, 3 पर मैथिल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 पर क्या है, ईन है। 1 पर क्या है, ईन है। तो 1 पर ईन कहाँ है, सबसे पहले ढूंढो। इसमें आइन है, गलत। 4th में है, ये भी गलत। यानी कि हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट यहाँ पर हो रहा है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन पेंटाइन है, ये पेंटाइन, ये भी गलत हो जाएगा। 4th पर नहीं है, 5 पर है। ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन 2 एथिल 3 मैथिल 1 पेंटीन, देखो फर्स्ट वाले पर ईन होगा, है ना, फर्स्ट वाले पर ईन। और श्रृंखला हमारी कितनी की है, 5 की है, तो पेंट हो जाएगा, फर्स्ट पर ईन है पेंटीन। 4 पर आइन लगा हुआ है। ठीक है, 4 आइन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आया इतना सभी को। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 72 नंबर की तरफ बढ़े। चलो 72 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। नीचे 2 कथन दिए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। कथन एक कह रहा है विभिन्न पदार्थों के समान मोलों में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, ये तो सही कह रहा है, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उनमें अणुओं की संख्या समान हो जाती है। लेकिन अगर यही परमाणुओं की बोलता तो गलत हो जाता, तो यहाँ पर ये तो सही है। कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है विभिन्न पदार्थों के समान भार में अणुओं की संख्या समान होती है, ये गलत कह रहा है। ठीक, ये वाला कारण जो है वो गलत होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ए तो सही है और आर क्या है, गलत है। तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड वन इज राइट ऑप्शन। समझ आया इतना। चलो नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। अब 2 क्वेश्चंस हमारे और बचे हैं। ठीक है, 73 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़ो। बहुत आसान है, कह रहा है एक डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा। कक्षीय कोणीय संवेग का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, h/2 और अंडर रूट में h/2 अंडर रूट में 2l+1। ठीक, l+1 l+1 हो जाता है। ठीक है, l+1। ठीक, तो यहाँ पर आपको l का मान पता है, d के लिए क्या हो जाएगा, l का मान रख दो, तो h/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2+1, यानी कि ये हो गया h/2 अंडर रूट में 6।
इसे और सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा h/पाई और यहाँ पर √3/2। ठीक, ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमें मैच होता दिखाई दे रहा है। बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 74 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। ठीक, परमाणु की संरचना वाला जो चैप्टर है उससे है ये। क्या कह रहा है, 3D कक्षक में, ठीक है 3D कक्षक की बात हो रही है, कह रहा है इसमें क्रमशः कोणीय नोड्स और त्रिज्यीय नोड्स बताओ। तो कोणीय नोड्स आपको पता है क्या है, जो L होता है यानी कि 2 हो गया। ठीक, और त्रिज्यीय नोड्स की बात होती है तो n-l-1 हो जाता है। n आपको दे रखा है, n क्या है 3 है, l आपको पता है 2 है, ये -1, तो कितना हो गया यहाँ पर 0 हो गया। तो आंसर क्या होगा 2,0, क्रमशः दोनों बताना है। तो 2,0 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 2,0। ठीक, क्लियर इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट 75 और लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसकी अर्ध आयु कितनी है 4 घंटे है, तो कह रहा है तो अभिक्रिया का 75% रूपांतरण का समय क्या होगा, यानी कि 70% में उसको जो समय लगेगा वो क्या होगा। तो अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो T 75%, 2T 50%। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इस हिसाब से रखोगे तो फर्स्ट के लिए अगर हम देखें 2 और यहाँ पर 4 घंटे की बात हो रहा है, यानी कि टोटल 8 घंटे, 8 आवर्स यहाँ पर आपको लगेंगे इस अभिक्रिया में। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु है वो 4 घंटे, तो अभिक्रिया का 75% रूपांतरण होने में, 75% कंप्लीशन होने में 8 घंटे का समय लग जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया, 75 तक के क्वेश्चन सभी को समझ में आए, क्लियर। चलो, तो यानी कि जो 75 तक का पेपर डिस्कशन है वो डन हो गया है। आगे के क्वेश्चन यानी कि 76 से 100 तक के क्वेश्चन आपको अभी उपेंद्र सर करवाने वाले हैं, तो कहीं जाना नहीं है, आगे का पेपर डिस्कशन आपको देख कर जाना है। और आई होप आगे के जो पेपर्स हैं उनकी तैयारी आप ऐसे ही जोरदार करने वाले हो और अपने पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करने वाले हो। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं FST टेस्ट 15 का, जिसमें पेपर हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। 51 to 75 क्वेश्चन शिल्पा मैम ने किया है, 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन मैं करूँगा। ठीक है ना। तो पेपर तो आप लोग का बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर सभी NCERT बेस्ट है। तो आइए बात करते हैं हम लोग है 76 क्वेश्चन की। ठीक है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में सही कथन चुने। पहला क्या दिया, सभी डी कक्षकों की आवृत्ति समान है। क्या बताइए, सही है? नहीं, सभी कक्षकों की आवृत्ति समान नहीं होती है। जो क्या होता है आपका DXY, DYZ, DZX, DX² एंड DZ², इन चारों की तो सेम हो सकती है लेकिन इनकी बात करेंगे तो क्या होगा आपका, डिफरेंट होता है। कैसा होता है? भिन्न होता है, क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे DZ² का तो क्या होता है आपका, क्या होता है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है जो कि समान नहीं होता है। यहाँ बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु हेतु 4s की ऊर्जा 3d से कम है। हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे तो क्या होगी, सबकी ऊर्जा समान होती है। यहाँ बात करेंगे 3p उपकोष हेतु n की वैल्यू 3 एंड l की वैल्यू 1 है। इसका मतलब बात करेंगे 3p की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और l की वैल्यू क्या होगी 1। एकदम सही आंसर है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 76 का आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 77 की। देखिए क्या दिया हुआ है, डाइक्लोरोप्रोपेन में कितने संरचनात्मक समावयवी संभव हैं।
तो देखिए डाइक्लोरोप्रोपेन कर दीजिए, यहाँ पे देखिए CH3CH2, यहाँ देखिए CH3CH2 और यहाँ पे क्या होगा आपका CHCl। तो यहाँ पे तो एक स्ट्रक्चर आपका एक ए बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका CH3, यहाँ ले लीजिए आप CHCl और यहाँ पे क्या होगा आपका CH2Cl। दूसरा तो आपका ये बन गया। तीसरा आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा CH2 और क्या होगा आपका यहाँ पे Cl, यहाँ हो जाएगा आपका CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2Cl। 3 तो ये बन जाएगा। और चौथा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका CH3, यहाँ ले लीजिए C, यहाँ ले लीजिए आपका Cl और क्या हो जाएगा आपका CH3। तो कितने स्ट्रक्चर, कितने संरचनात्मक स्ट्रक्चर समावेश होंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 और क्या होगा 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4, मीन्स थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 78 क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या लिखा हुआ आपका NONBr2 अभिक्रिया करके NOBr बनाते हैं, जिसकी अभिक्रिया भी मैकेनिज्म नीचे दी हुई है। NO+Br2 गिव्स NOBr2, यहाँ दिया है NOBr2 प्लस NO गैस, स्लो स्टेप में रिएक्शन होती है, क्या अंदर आपका 2NOBr। तो पूछ रही है अभिक्रिया की समग्र कोट क्या होगी। तो याद रखिएगा यहाँ स्लो स्टेप में जो रिएक्शन होती है वही क्या होगा, हमारा क्या होगा आपका रेट हो जाएगा। तो अगर हम लोग रेट की बात करते हैं तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा आपका के, किसके लिए NO, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br और क्या NOBr2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे NO। लेकिन यहाँ देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, क्या बात करें हम लोग के इक्विलिब्रियम की बात करें, किसकी बात करें हम लोग के इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो के इक्विलिब्रियम इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा आपका के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ निकल जाएगा आपका NOBr2 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे NO अब प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे Br2 हो जाएगा। देखिए हमको क्या निकालना, इसकी वैल्यू हमको निकालना है NOBr2 की। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग NOBr2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका के इक्विलिब्रियम NO और फिर क्या होगा आपका Br2 हो जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका के, यहाँ क्या होगा आपका के इक्विलिब्रियम और लिख देंगे हम लोग NOBr2 की जगह पे क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखा होगा के इक्विलिब्रियम NOBr2 और फिर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा आपका NO मिल जाएंगे। इसको हम लोग क्या मान लेंगे नया के, हम लोग के इक्विलिब्रियम के मान लेते हैं या के डैश ले लीजिए। यहाँ क्या होगा आपका NO का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका Br2 हो जाएगा। तो यहाँ आप बोल सकते हैं क्या, जब रेट की वैल्यू दे दिया आपसे क्या यहाँ पर के NO स्क्वायर Br2, तो यहाँ पे रेट पूछेगा आपसे क्या अभिक्रिया की कोट, रेट या दर बोल देंगे तो दर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसे 2 है यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग हैं 80 क्वेश्चन की बात करें। देखिए सॉरी बात करते हैं 79 की। देखिए क्या दिया आपका, यदि ग्लूकोज के जलीय विलयन का क्वथनांक मापी, क्या दिया है क्वथनांक मापी स्थिरांक 2.86 है जो समपराशरी है, मतलब क्या होगा आइसोटोनिक है, समपराशरी है NaCl विलयन का क्वथनांक मापी स्थिरांक होगा। मतलब अगर समपराशरी है इसका मतलब जो इसकी वैल्यू होगी क्वथनांक मापी वही क्या होगा उसका वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा आपका 2.86 हो जाएगा, मीन्स क्या होगा फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आइए बात करते हैं हम लोग हैं
80 क्वेश्चन की बात करें, ठीक है ना। देखिए क्या दिया आपका, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आपका ऑप्शन क्या मैचिंग होगा, मिलान करिए कॉलम को। देखिए क्या दिया आपका है, TiCl3 की बात करें तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। बहुलीकरण की बात करेंगे तो क्या होगा आपका ट्राई एल्किल एल्युमिनियम, मतलब क्या होता है C2H5 थ्रायस, क्या होता है एल्युमिनियम, प्लस क्या होगा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, मतलब क्या बोलेंगे TiCl4 होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन क्या है, सेकेंड है। तो देखो आपका क्या होगा, फर्स्ट का बी हो जाएगा। और PdCl2 की बात करेंगे तो PdCl2 क्या होता है, बेकर अभिक्रिया होती है और प्रक्रिया होती है। और CuCl2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, CuCl2 क्या होगा आपका थर्ड का डी हो जाएगा, डीकन की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा, यहीं पे बात करेंगे तो कौन सा होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स आप बोल सकते हैं क्या कि 80 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सेकेंड होगा, ठीक है ना। बोलिए, आइए बात करते हैं हम लोग 81 की। देखिए क्या दिया हुआ है, कौन सा बिलियन उच्चतम कथनांक वाला होगा। तो याद रखिएगा उच्चतम कथनांक वाला वही होता है जिसमें क्या होगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन बनेगा। तो ये आप बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे ग्लूकोज की बात करें, सुक्रोज की बात करें और यूरिया की बात करेंगे तो इसका 1 होता है। लेकिन NaCl की बात करेंगे तो 2 आयन बनेंगे। तो इसलिए क्वथनांक वाला मैक्सिमम क्वथनांक वाला कौन सा होगा आपका 1 मोलरिटी NaCl बिलियन। तो क्या होगा आपका 2 होगा क्वथनांक। क्या बोलेंगे, आयन 2 बनेंगे तो क्या होगा, बिलियन का उच्चतम क्वथनांक हो जाएगा आपका NaCl हो जाएगा, ठीक है। बोलिए, चलिए देखिए क्या दिया 82 में, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। SF4 सीसा प्रकृति का होता है, एकदम सही है। SF4 में इसका संकरण sp3d होता है, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे देखिए कैसे बनेगा आपका। थोड़ा हम लोग ऐसे बना लें, ठीक है ना। तो वो 4 सिग्मा बांड एक लोन पेयर है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या इसमें 4 सिग्मा बांड और क्या होगा आपका 1 अगर लोन पेयर है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp3d हो जाएगा। और sp3d में अगर एक लोन पेयर है तो इसका क्या होता है, शेप सीसा शेप होता है। कैसा होता है, सीसा शेप होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो यही क्या हो जाएगा आपका सही, दोनों आंसर हैं। तो मीन्स क्या बोल सकते हैं, कथन फर्स्ट और कथन दोनों क्या हो गए, सही हो जाएंगे। 4th इज क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए, चलिए अब बात करते हैं 83 की बात करें। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कार्बोधनायनों में ये पूछा गया है अस्थायित्व का सही क्रम क्या होगा। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि बेंजील कार्बोकेटायन जो होता है सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है बेंजील कार्बोकेटायन, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस सबसे ज़्यादा मिलेगा और जहाँ पे रेजोनेंस मिलता है उस कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी अस्थायित्व उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो 3 बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स 4th की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 2 2 है, यहाँ पे एक ही बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा आपका 3rd हो जाएगा। 3rd के बाद कौन सा होगा आपका 1st हो जाएगा, और 1st के बाद कौन सा हो जाएगा आपका 2nd हो जाएगा। क्योंकि देखो 4th वाले में क्या है 3 क्या होंगे आपका, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा आपका C6H5, यहाँ क्या होगा आपका C6H5 और यहाँ पे क्या होगा आपका C6H5। देखो 3 बेंजीन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इस कार्बन का क्या होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और बेंजीन जुड़े हुए हैं, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होगा आपका इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पूछा गया 84 में, एक निकाय एक उत्क्रमणीय समतापी प्रसार से गुजरती है,
निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन क्या है। एक निकाय एक उत्क्रमणीय समतापी प्रसार से गुजरती है, ठीक ना, एक उत्क्रमणीय समतापी प्रसार से गुजरती है तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो बताइए आंसर क्या होगा। अगर क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय समतापी प्रसार से गुजरता है तो एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। तो आंसर फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग है 85 की बात करें। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, 85 क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सा कथन रासायनिक साम्य के लिए सत्य है। देखिए एक बड़ा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रासायनिक साम्य स्थापित होगा जब हम अभिकारक अथवा उत्पाद से शुरुआत करते हैं। रासायनिक साम्य गतिशील प्रकृति का होता है। सी क्या दिया हुआ, अभिक्रिया CaCO3 किस क्या CaO प्लस क्या दिया आपका CO2 में रासायनिक साम्य स्थापित होगा यदि CaCO3 को खुले पात्र में रखते हैं। नहीं, खुले पात्र में नहीं रखते हैं, क्या होगा आपका, बंद पात्र में रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए, आपका बंद पात्र में रखना चाहिए। तो यही क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। प्रत्येक साम्य पर प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, स्थिर रहती है। ये एकदम सही है आपका। तो क्या पूछा है, सत्य पूछा गया है, तो ये भी क्या होगा आपका सही है, ये भी आपका क्या होगा सही होगा। तो गलत क्या होगा आपका थर्ड हो जाएगा। A, C और D क्या होंगे आपके सही हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये बोल सकते हैं क्या, सॉरी A, B और C होगा ना, सॉरी A होगा, B होगा और D हो जाएगा। तो A, B, D कौन सा होगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए आप लोग। चलिए खंड बी की बात करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ आपका, खंड बी पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड प्राथमिक रूप से ऊर्जा भंडारण के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखिएगा, फास्फोलिपिड, स्टेरॉइड, ट्राइग्लिसराइड, विटामिन की बात करेंगे तो जो होता है क्या, वह लिपिड जो ऊर्जा भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा होता है आपका, ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है ना, क्या होगा आपका ट्राइग्लिसराइड होता है। ये बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना। चल नीचे दिए गई अभिक्रिया के लिए उत्पाद होगा, नीचे दी गई अभिक्रिया उत्पाद क्या होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर N ब्रोमोसक्सिनामाइड है, HNu सनलाइट के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराया गया है तो क्या बनेगा। देखिए अगर HNu सनलाइट की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएंगे हम लोग, अगर हम लोग HNu सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो आप जानते हैं अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, या तो आपका यहाँ पे या तो यहाँ पे। लेकिन एलाइलिक फ्री रेडिकल जो होता है क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ एलाइलिक फ्री रेडिकल होगा, और जब एलाइलिक फ्री रेडिकल होगा तो यहाँ पे N ब्रोमोसक्सिनामाइड है तो यहाँ से ब्रोमीन जुड़ेगा, और ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा आपका, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। जब ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेगा इसका मतलब हमें बोल सकते हैं क्या कि आप देखिए इसका कैसे मैकेनिज्म होगा। यहाँ हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा है और आपका ऐसे बन रहा है। जब हम लोग N ब्रोमोसक्सिनामाइड की बात करेंगे, NBS की बात करेंगे और HNu सनलाइट ले लेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपका, हम लोग बात करें तो यहाँ आपका ऐसे, और यहाँ पे क्या होगा आपका ब्रोमीन आपका क्या होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ, H2O आब्लिक बोला जाए K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, तो याद रखिएगा यहाँ से क्या होगा HBr निकल जाएगा और क्या प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका यहाँ पे OH हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो आप बोल सकते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। यहाँ क्या हो रहा है आपका, एलाइलिक फ्री रेडिकल है, और एलाइलिक फ्री रेडिकल क्या होता है, मोर स्टेबल आपका होता है। 88 की बात करें, थायोल समूह का सामान्य सूत्र क्या है। तो बताइए आप लोग, थायोल मीन्स क्या होता है आपका, SH होता है, ये तो एल्कोहल होता है, ये एसिड होता है, ये आपका एमीन होता है।
थायोल की बात करेंगे तो क्या होगा आपका SH होता है। ईथर क्या होता है यस होता है। थायोल पूछा गया है तो क्या होगा आपका SH। ये क्या होता है एल्कोहल होता है आपका, ठीक है ना। चलिए एक बड़े हाइड्रोकार्बन अणु को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बहुलीकरण, क्रैकिंग, रीफार्मिंग, हाइड्रोजनीकरण। तो आप बताइए क्या होगा आपका। इसको अगर बड़े हाइड्रोकार्बन को अगर छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक किया जाए तो उस तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैकिंग बोलते हैं। मतलब बड़े हाइड्रोकार्बन को अगर छोटे अणुओं में तोड़ें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है ना। बोलिए। चलिए बात करें हम लोग 90 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया आपका, दिया गया है, ये दिया गया आपसे पूछा गया निम्नलिखित में प्रबलतम अपचायक है। तो याद रखिएगा जिसकी रिड्यूसिंग पावर जितना ज़्यादा होता है वह क्या होता है आपका प्रबल अपचायक होता है। या फिर ये बोलें जिसमें निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है वो प्रबल अपचायक की तरह काम करता है, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है प्रबल आक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो इसी में निगेटिव चार्ज है, और किसकी बात करेंगे Cr+3 से Cr में गया है, तो मतलब रिडक्शन हो रहा है। किस में हो रहा है? Cr में हो रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या प्रबल अपचायक कौन सा होगा आपका? क्रोमियम हो जाएगा। मीन्स क्या होगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 की। अल्प घुलनशील लवण AX2 का विलेयता गुणांक दिया हुआ है, उसकी विलेयता क्या होगी? तो किस टाइप का है बताइए? AX2 टाइप का है। इसका मतलब अगर AX2 टाइप का होता है इसका मतलब क्या होगा आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका पूछा जाएगा तो क्या होगा आपका KSP इज इक्वल टू क्या होगा आपका 4SQ हो जाएगा। और विलेयता गुणांक दिया हुआ आपका, ठीक है ना। तो पूछ रहे विलेयता, तो विलेयता गुणांक कितना दिया आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻11 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या होगा आपका S3 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग पॉइंट को हटा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 12। तो हम बिल बोल सकते हैं क्या, इसको काट दीजिए तो 4/32 हो जाएगा। तो 8 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू SQ हो जाएगा। और अगर Q को हम लोग हटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, विलेयता की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -4। क्योंकि क्यूब में निकालना है तो 2 2 2 तो 2 बाहर हो जाएगा। 4 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 तो क्या होगा आपका सॉल्युबिलिटी या विलेयता कितनी हो जाएगी आपकी 2 इंटू 10⁻4 क्या हो जाएगा आपका मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा आपका मोल पर लीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 4th इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं 92। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु आयन 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है। तो 3d5 देखिए अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका 3d6 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा आपका 3d7 हो जाएगा। इनकी बात करें तो 3d5 हो जाएगा। इनकी बात करेंगे तो क्या होगा 3d8 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 93 की। देखिए क्या दिया हुआ है निम्नलिखित एल्कोहलों की सांद्रता HCl से अभिक्रियाशीलता का सही क्रम होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या देखिए HCl सांद्रता के साथ अभिक्रियाशीलता। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे OH हटेगा Cl जुड़ेगा, यहाँ पे OH हट जाएगा, यहाँ पर भी OH हम हटाते हैं और यहाँ पर हम लोग OH हटाएं। तो देखिए यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज आए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हो रहा है और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होगा आपका मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस की बात करेंगे और रेजोनेंस की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गई। तो
तो 4 तो सबसे ज़्यादा हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ बात करें हम लोग क्या है, यहाँ देखिए 2 डिग्री यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ से और यहाँ बात करें 2 डिग्री है, यहाँ क्या होगा आपका, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है ये क्या होगा आपका, फ्लोरीन क्या होता है, डीस्टेबलाइज करता है। डीस्टेबलाइज किसको करता है बताइए, किसको करता है, कार्बोकेटायन को। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ बोलेंगे क्या, देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 प्लस I इफेक्ट लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा, तो मतलब थर्ड इसके बाद आ जाएगा। कौन आएगा आपका, थर्ड आ जाएगा। उसके बाद देखिए डिस्टेंस डिपेंडेंट की बात करेंगे, यहाँ देखो क्या होगा आपका, 1-2 कार्बन है, यहाँ देखो कितने आपका, 1 ही कार्बन है, तो कौन हो जाएगा डीस्टेबलाइज। जो पास में होगा वो ज़्यादा डीस्टेबलाइज करेगा, जो दूर होगा वो क्या होगा आपका, कम डीस्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ ये बोल सकते हैं क्या, फोर्थ के बाद थर्ड, और थर्ड के बाद कौन सा हो जाएगा बताइए आपका, सेकेंड, और सेकेंड के बाद कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, तो मिला लीजिए इसमें, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। 93 का आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। बात करें हम लोग 94 क्वेश्चन की, तो देखिए क्या लिखा है आपका, एक अवाष्पशील विलेय के जलीय विलयन का क्वथनांक इतना दिया हुआ आपका 100.15 डिग्री सेल्सियस है। उपरोक्त विलयन को समान आयतन पानी द्वारा तनु करने पर परिणामी विलयन का हिमांक कितना होगा। जल के लिए ये दिया हुआ है, KB एंड KF की वैल्यू आपकी दी हुई है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, क्या विलयन का हिमांक कितना होगा, मीन्स डेल्टा TF की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं क्या, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू M इंटू क्या होता है आपका, KB होता है। यहाँ से डेल्टा TB की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना दिया आपका 100.15 माइनस 100 कर दीजिए, इज इक्वल टू I की वैल्यू कितना होगा आपका 1 इंटू, इसको कैपिटल M ले लीजिए, और डेल्टा TB की वैल्यू, सॉरी KB की वैल्यू कितना दिया आपका यहाँ पे 0.512, कितना दिया है 0.512 दिया हुआ है। और यहाँ हम लोग बात करें डेल्टा TF की, तो क्या होता है I इंटू स्मॉल m इंटू क्या होता है आपका KF होता है। हमसे डेल्टा TF की वैल्यू पूछा गया है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि क्या दिया आपका, एक अवाष्पशील दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या देखियो, यहाँ पे दिया विलयन को समान आयतन वाली पानी तनु करने पर, मतलब समान आयतन लिया गया है। मीन्स क्या करेंगे, अगर समान आयतन है तो क्या होगा आपका, यहाँ बात करेंगे तो क्या होगा आपका m/2 हो जाएगा, इंटू KF की वैल्यू कितना दिया आपका है 1.86 दिया हुआ है। तो हम क्या करें, यहीं पे डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू M इंटू क्या होगा आपका KB अपान डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू M इंटू क्या होगा आपका, ये स्मॉल m कर लीजिए, यहाँ पर भी क्या होगा आपका स्मॉल m इंटू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा, सॉरी क्या होगा आपका KF हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा TB की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना आएगा आपका 0.15 हो जाएगा। तो 0.15 डिवाइड बाई डेल्टा TF इज इक्वल टू I से I कट जाएगा, क्योंकि I की वैल्यू क्या दिया आपका 1 दिया हुआ है, यहाँ पर भी I की वैल्यू क्या दिया हुआ आपका 1 दिया हुआ है। तो देखिए m अपान m/2 इंटू KB की वैल्यू कितना दिया आपका, देखिए यहाँ पे 0.512, इसकी वैल्यू कितना दिया है 1.86 दिया हुआ है। हमको निकालना है डेल्टा TF। देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे हम लोग कर लें तो क्या होगा आपका 0.15 इंटू 1.86 डिवाइड बाई क्या होगा आपका 0.512 इंटू ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.272 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन हमको डेल्टा TF निकालना है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 माइनस 0.272
डिग्री सेल्सियस मीन्स आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 0.272 डिग्री सेल्सियस। ओके, यही हमारा क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं क्या, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप बोलिएगा 94 का आंसर क्या होगा, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बात करते हैं हम लोग का 95 की। देखिए क्या दिया हुआ 95 में, दिया हुआ एसिटिलिनिक हाइड्रोजन अम्लीय है, क्योंकि एसिटिलीन में CH बंध का सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन के करीब है, जिसमें परसेंटेज यस कैरेक्टर गुण क्या होता है। इसका मतलब क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड, अगर CH की बात करेंगे तो इस कार्बन का क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन का क्या होगा आपका sp हो जाएगा, और sp होगा तो क्या होगा आपका 50% यस कैरेक्टर प्लस क्या होगा आपका 50% क्या होगा आपका टी कैरेक्टर, और यस कैरेक्टर जितना ज़्यादा अम्लीयता उतनी क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है। तो इसका क्या होगा आपका, यही सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन में प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, ये भी सही है। एसिटिलीन में 2 कार्बन वाले संभावित हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। ठीक है, एसिटिलीन आणुक सूत्र CnH2n-2 के साथ एल्काइंस के वर्ग से संबंधित है, लेकिन क्या पूछा आपसे अम्लीयता के लिए, तो अम्लीयता के लिए क्या होगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आइए बात करते हैं हम लोग हैं 96 की। आवर्त सारणी में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन है, तो परमाणु क्रमांक पूछा गया। परमाणु द्रव्यमान वाला तो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। कितना होता है आपका 1.00 कितना होता है 8 होता है। हीलियम का कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। लिथियम कितना होगा 7, और बेरिलियम का कितना होगा आपका, देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 4, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो सबसे कम किसका होगा आपका, हाइड्रोजन का हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं 97 की। जो कहा दिया हुआ साइक्लो हेप्टाइनिक धनायन, इसका मतलब क्या होगा आपका 7 कार्बन होने चाहिए। तो 7 कार्बन आप ऐसे बना लीजिए। ये दिया हुआ तो बताइए साइक्लोहेप्टा पूछा है तो 7 कार्बन होगा। साइक्लोहेप्टा देखो दिया हुआ ट्राइनिलिक कैटायन दिया हुआ आपका, तो पूछ रहा है क्या होगा आपका, तो बताइए आपका क्या होगा। देखो यहाँ पे 2 पाई 4 पाई 6 पाई है, तो अगर 2 पाई 4 पाई 6 पाई है और क्या कार्बन 6 से अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा, बेंजीनाइड होगा कि नॉन बेंजीनाइड होगा, बताइए आप लोग। बेंजीनाइड होगा कि नॉन बेंजीनाइड, तो क्या बोलेंगे हम लोग नॉन बेंजीनाइड, जिसको बोलते हैं अबेंजीनाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है। 2 पाई यहाँ कितना है 2 पाई, यहाँ क्या होगा आपका 2 पाई, कितना हो जाएगा आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और रेजोनेंस में भी है तो क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग अबेंजीनाइड प्लस क्या होगा आपका एरोमेटिक। 97 का थर्ड इज द क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बात करें हम लोग 98 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ आपका, नीचे दिए अभिक्रियाओं के श्रृंखला में मध्यवर्ती ए क्या होगा। देखिए टॉल्यूइन की बात किया गया है, तो टॉल्यूइन क्या होगा आपका C6H5 क्या होगा आपका, यहाँ पर CH3 होगा। और जब इसको क्रोमिक ऑक्साइड बोलेंगे CrO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे प्लस एसिडिक इनहाइड्राइड की बात करेंगे तो क्या होगा आपका CH3CO का क्या होगा आपका होल ट्वाइस O एसिडिक इनहाइड्राइड। और जब हम लोग टेम्परेचर ले लेंगे क्या लेंगे हम लोग 273 से कितना आपका 283 केल्विन ले लेंगे तो क्या बनेगा आपका, पूछा गया आपका ए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे 273 से 283 केल्विन लेंगे तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका बेंजाइलिन, क्या बन जाएगा आपका डाई एसीटेट बनता है। और जब बेंजाइलिन डाई एसीटेट बन जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका CH, हम लोग ले लेंगे COO और क्या होगा आपका CH3 का क्या होगा आपका होल ट्वाइस हो जाएगा। और जब इसको हम लोग क्या कराएंगे, देखिए क्या दिया आपका H3O प्लस और क्या करेंगे हम लोग हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका बेंजाइल्डिहाइड हो जाएगा। क्या बनेगा आपका
CHO हो जाएगा। अब क्या होगा आपका, जब बेंजल्डिहाइड बनेगा तो क्या पूछा गया आपका, सेकेंड क्या बनेगा, तो बोलेंगे हम लोग बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट हो जाएगा। सेकेंड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। 99 देखिए क्या दिया आपका, CH3 CH2 COOH को अगर हम लोग Cl2 ऑब्लिक रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन का क्या नाम होता है, HVZ रिएक्शन। हार्ड हेल-बोलहार्ड जिनिस्की रिएक्शन होते हैं। और यहाँ पे ए क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पे क्या होगा आपका CH Cl और क्या होगा आपका COOH हो जाएगा। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पार्शियल क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ से H और यहाँ से सॉरी यहाँ से Cl, यहाँ से H निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या होगा आपका COOH हो जाएगा। और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे 1 2 3 क्या बोलेंगे, प्रोपीन ओइक एसिड, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखिए थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया आपका, शंकर COEN3+3 द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यम बाइडेंटल लिगेंड है और A3 है, तो कौन सा होगा आपका, प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करेगा। और क्या करते हैं प्रकाशिक समावयवता, डी फॉर्म एंड क्या होते हैं यल फॉर्म को प्रदर्शित करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बना लेंगे आप, CO, यहाँ स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ देखिए तो क्या होगा आपका, यहाँ पे EN जोड़ दीजिए, यहाँ पे EN जोड़ दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे मिरर लगा दें तो क्या होगा आपका, इधर चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो बताइए अगर ये दोनों ए साइड में है तो क्या होता है डी फॉर्म, ये क्या होता है आपका यल फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डेक्स्ट्रो, इसको बोलते हैं लीवो। क्या बोलते हैं हम लोग है लीवो, सॉरी LAEVO बोलते हैं, लीवो होता है। तो राइट साइड, ये क्या होता है लेफ्ट साइड, तो क्या किसको प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा हमारे आपके 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने हिंदी में डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, आप लोग अच्छे मार्क्स भी लाए होंगे। तो फिर अगले टेस्ट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।